जी नमस्कार मित्रों। आज सैटरडे है, लेकिन आज हिंदी के स्थान पर हम आपको जीएस का जो हिस्ट्री चल रहा पोर्शन उसको ही हम आज यहाँ पर अध्ययन हम लोग करेंगे, इसलिए कि बीच में 3 दिन का गैप काफ़ी हो गया था। तो हिंदी तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं, इसलिए उसको कवर कर ले जाएंगे बाद में। और आज इसीलिए मैंने जीएस को, हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करने की मैंने कोशिश की कि इसको कंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अभी जीएस में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो काफ़ी अभी है। ठीक है, तो आज इसको करते हैं। अगर कल संडे को मौका मिला तो हिंदी की क्लास ले लेंगे, ठीक है। और तो आज हम आप लोग पुनः तैयार हो जाएं हिस्ट्री में। मैं आपको कल गजनवी वंश, जो गजनी और उसके बाद मोहम्मद गोरी, इन दोनों के विषय में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज से जो मिडिल आपका मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है, जो मुस्लिम काल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल हमने आपको सल्तनत काल का जो मध्यकाल को की जो मुस्लिम सत्ता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सल्तनत काल, एक दूसरा मुगल काल। ठीक है, तो सल्तनत काल के विषय में कल हम लोगों ने अध्ययन किया कि सल्तनत काल के कौन से राजवंश किस वर्ष तक शासन की। ठीक है, तो पहला मैंने गुलाम वंश बताया 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। फिर उसके बाद तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। फिर सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। और उसके बाद आपका लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। तो आज उसका जो प्रथम पार्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला भाग। दिल्ली सल्तनत का जो पहला भाग है वो गुलाम वंश, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, कहाँ से? 1206 से लेकर 1290। ठीक है, इस गुलाम वंश में किन किन शासकों ने सत्ता संभाली सल्तनत काल। ठीक है, इसमें पहले आप देख लीजिए, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, यह 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक, उसके बाद आते हैं आराम शाह। आराम शाह ये आते हैं 1210 में ही, और 1210 में ही ये हटा दिए जाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं इल्तुतमिश। यह 1210 से लेकर 1236 तक। ठीक है, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज। यह 1236 में इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर यह शासक बैठता है, लेकिन उसी शाह रजिया के द्वारा इसे पद स्थापित कर दिया जाता है। तो 1236 में ही ये आया था। इसके बाद रजिया, इसका आपका 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, फिर आपका बहराम शाह, अलाउद्दीन बहराम शाह। अलाउद्दीन बहराम शाह,
यह 1240 से लेकर 1242 तक, 42 तक, ठीक है। फिर उसके बाद मशहूद शाह, मशहूद शाह, यह 1242 से लेकर 1246 तक, 46 तक, ठीक है। अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं। उसके बाद मशहूर शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। यह 1246 से लेकर 1246 से लेकर आपका 60 तक। उसके बाद आपका बलबन 1260 से लेकर 86 तक। उसके बाद कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसके हम लास्ट में कैकुबाद और क्यूमर्स के डेट को हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कब से कब तक था, ठीक है। तो हम पुनः आपको बता दे रहे हैं ये गुलाम वंश से संबंधित आपका, ठीक है। एक गुलाम वंश से संबंधित आपके शासक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक, आराम शाह 1210 में ही, इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक, रुकनुद्दीन फिरोज आपका 1236 में ही। उसके बाद रजिया 1236 से लेकर 1240, अलाउद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक, 42 तक, मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक, नासिरुद्दीन महमूद, अच्छा ये 1246 से लेकर 1265 तक, सॉरी ये 65 तक, ठीक है। उसके बाद बलबन आपके आए 1260 से लेकर 86, कहीं कहीं आपको 87 भी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कैकुबाद और क्यूमर्स, और उसके बाद 1200, इन दोनों ने 1290 तक शासन किया, ठीक है। अब ये आपके गुलाम वंश से संबंधित प्रमुख जो शासक थे उनकी स्थिति हमने आपको बता दी। इनको सुल्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब हमारी जो प्राचीन व्यवस्था चली आ रही थी, ठीक है, पहले वहाँ राजा हुआ करता था, उसके बाद प्रांत हुए, राजा के बाद उनके सामंत हुआ करते थे, जिसमें गुप्तोत्तर काल में, फिर उसके बाद राजपूत काल में स्थिति बनी रही, ठीक है। वो व्यवस्था पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है और यहाँ मुस्लिम सत्ता में मुस्लिम रीति रिवाज और उनके धर्मों के अनुसार शासन व्यवस्था हमारी संचालित होने लगी, ठीक है। यहाँ पर एक प्रमुख जो शब्द आता है वो सुल्तान, जैसे यहाँ पूर्व में राजा आता है, वहाँ पर एक प्रमुख शब्द क्या आया है, राजा के लिए सुल्तान आया है, ठीक है। सुल्तान के साथ साथ कुछ शब्दावलियाँ ऐसी हैं कि जो राजा के, वो सुल्तान के शासन व्यवस्था में सहयोग करते थे, उसमें एक शब्द है अमीर और दूसरा शब्द है उलेमा। ये दोनों आप ध्यान से देखिएगा। उलेमा क्या था, जो धार्मिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि जो हमारे उस समय मौलवी रहते थे, कुरान की हदीस की व्याख्या करने वाले सब लोग रहते थे, वो जो धार्मिक वर्ग था, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व क्या कहलाता था, वो उलेमा कहलाता था। और यहाँ पर जो राजतंत्र था आपका, सल्तनत की जो एक प्रमुख वर्ग था, जैसे मंत्रियों का वर्ग था, ठीक है, तो वो मंत्रियों का वर्ग क्या था, प्रमुख जो सल्तनत के व्यक्ति होते थे उनको अमीर के नाम से जाना जाता था। तो दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, एक अमीर शब्द अगर इस्तेमाल किया जाएगा, वो कौन से थे, यानी कि जो सल्तनत के, सुल्तान के जो प्रमुख सलाहकार थे, जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, वो क्या कहलाते थे, अमीर कहलाते थे। और जो धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे वो उलेमा कहलाते थे। ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये आपको मैंने गुलाम वंश के शासकों का क्रम बता दिया। अब एक एक शासक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
अब देखिए गुलाम वंश, इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके जो सुल्तान रहते थे वो किसी न किसी के गुलाम रहे, ठीक है, इसीलिए इसको गुलाम वंश के नाम से इतिहासकारों ने नाम दिया, ठीक है, गुलाम वंश। और एक नाम इसका मिलता है, पहला नाम होता है गुलाम वंश और दूसरा नाम इसका प्राप्त होता है मामलुक, मामलुक वंश। मामलुक वंश का अर्थ होता है, इसे मामलुक जो नाम दिया है वो इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया था, हबीबुल्लाह ने इस नाम को दिया था। इसका अर्थ होता है, मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, ठीक है। तो अच्छा, एक कुछ इतिहासकार इसको क्या कहते हैं, आरंभिक तुर्क के नाम से जानते हैं, आरंभिक तुर्क, यानी कि तुर्कों के जो आरंभिक सुल्तान थे इसलिए इसको आरंभिक तुर्क के नाम से जाना गया, ठीक है। तो आप चाहे जिससे, अगर गुलाम वंश भी नाम आता है, मामलुक वंश भी नाम आता है और आपके आरंभिक तुर्क, ये तीनों नाम इसके लिए ठीक है, ठीक है। हर एक नाम का अर्थ आप समझ लीजिएगा कि यानी कि 1206 से लेकर 1290 तक के शासन करने वाले सुल्तान, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद गोरी के बाद, मोहम्मद गोरी जब यहाँ पर चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद्र को परास्त करता है, उसके बाद यहाँ की सत्ता को वो छोड़कर चला जाता है अपने गोर प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को इसके देख रेख के लिए वो सिपा सालार नियुक्त करता है, जो उसका एक दास रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। बहुत विश्वसनीय दास रहता था, उसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था, तो वह दासों को अपने पुत्र के समान समझता था, ठीक है, और पुत्र के समान दासों को मानता था। और उसमें से जो योग्य एक पुत्र था, दास था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। शासन कब से रहा, 1206 से लेकर 1200। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जान लीजिए कि इसने जो सत्ता संभाली वो लाहौर के अमीर, वहाँ के जो जनता थी, उनके आग्रह पर जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो यह जो है गद्दी पर बैठता है यहाँ की, ठीक है। अभी तक क्या था, वो प्रांतों की देख रेख करने वाला एक दास था, लेकिन वह पहली बार लाहौर में लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है और इसी लाहौर से ही वह सत्ता का संचालन करता है। और इसने कभी सुल्तान का पद धारण नहीं किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यह क्या किया कि सिपह सालार, सिपह सालार, ठीक है, के पद को ही इसने धारण किया था, ठीक है, कभी सुल्तान का पद धारण नहीं किया। इसको 1208 में जो मोहम्मद गोरी का गोर प्रदेश था, वहाँ उसके उत्तराधिकारी थे गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। उसी ने 1208 में इसकी सत्ता को मान्यता प्रदान किया, ठीक है। कब, 1208 में। कौन, गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी, गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये कहाँ था, ये मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था, कहाँ पे, गोर प्रदेश में। जब मोहम्मद गोरी चला गया था, वहाँ उसकी डेथ हो गई थी, उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। अब 1208 में क्या किया, इस सन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसने सिपा सालार और मलिक की उपाधि, मलिक की भी उपाधि धारण की थी, सुल्तान नहीं बना था। तो 1208 में इसने
गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने इसे अधिकार पत्र प्रदान किया यहाँ की सत्ता के लिए, ठीक है। यानी कि एक वैध शासक के रूप में एक कब आया, 1208, ठीक है। उसके बाद इसकी डेथ जो है 1210 में लाहौर में एक खेल होता था, चौगान या पोलो, चौगान या पोलो। खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हो जाती, इसकी मृत्यु हो जाती। अब देखिए इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो क्या था, ठीक है। ये बहुत ही दानी व्यक्ति था, उदार व्यक्ति था, ठीक है। इसीलिए यह लाखों का दान दिया करता था और इसीलिए इसको क्या लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जानते हैं, लाख बख्श, लाख बख्श, ठीक है। इसकी उदारता के कारण, उदारता प्लस दानी प्रवृत्ति के कारण यह लाखों का दान दिया करता था, इसीलिए किस नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से भी उसको जाना है। इसके साथ साथ इसने बचपन में ही कुरान को पूरी तरीके से कंठस्थ कर लिया था, कुरान को, ठीक है। इसीलिए इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था, कुरान ख्वां, ठीक है। अब देखिए उसने मलिक और सिपाशालार सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की। इसके साथ इसको किस नाम से जाना जाता था, लाख बख्श और कुरान का, ठीक है। यह विद्वानों का संरक्षण करता था, संरक्षणदाता था। इसने अपने शासन में, ठीक है, विद्वानों का आश्रयदाता के रूप में भी यह प्रसिद्ध था। और इसने अपने उसमें जो है आपको अमीर हसन दैशरी, अमीर हसन को नहीं, आपके दो विद्वान का नाम अभी दिमाग में स्ट्राइक करेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये दो विद्वानों को अपने इसमें संरक्षण दिया था। और इसने तीन जो है इसके निर्माण बहुत प्रसिद्ध है वास्तुकला के क्षेत्र में। एक पहला है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। यह अपने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और इस कुतुब मीनार को पूरी तरीके से निर्मित नहीं हो पाई थी। इस निर्माण को किसने किया, अंत में इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया। और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इस पे कुछ कार्य करवाए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी ये क्वेश्चन कमीशन में पूछा गया है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन सुल्तानों का श्रेय है, ठीक है। तो आप इसमें किसका, एक तो पहले उसने शुरू कराया, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद पूर्ण किसने कराया, इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। और फिर फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान इसके पुनर्निर्माण में रहा है, ठीक है। और यह किसकी याद में बनाया गया, बख्तियार काकी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसने एक निर्माण कराया था दिल्ली में, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में क्या था, कुब्बत उल इस्लाम, इस्लाम कहाँ पर, दिल्ली में, दिल्ली। और एक मस्जिद इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इस मस्जिद को निर्माण करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, इसीलिए 2.5 दिन का झोपड़ा इसे कहा गया। ये कहाँ पर, अजमेर में, ठीक है। ये आप मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य जानते रहिए। मैं पुनः एक बार ऐबक को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आप एक चीज जरा बताइए,
कि मेरी आवाज़ और बोर्ड दोनों दिखाई दे रहा ठीक? जी सर। आवाज़ सुनाई दे रही है अभिलाषा जी? हाँ हाँ सर, सुनाई दे और रहा है, ठीक है, दिखाई भी दे रहा है। और बोर्ड पे हाँ दिख रहा है सर। अक्षर को बहुत मैंने छोटा तो नहीं लिखा? नहीं सही है, समझ में आ ठीक, रहा है। चलिए ठीक। एक बार ऐसे कमेंट मिल जाते हैं तो लगता है कि चलिए सही ट्रैक पे हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, इसमें जो दो आपके विद्वानों को संरक्षण दिया था उसमें एक नाम आपका हसन निजामी का था, हसन निजामी, एक नाम ये था, और एक नाम था फक्र ए मुदब्बिर, फक्र ए मुदब्बिर। ये दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को इसने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में काफ़ी कुछ चीज़ें जान चुके होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1208 में गियासुद्दीन ने इसको अधिकार पत्र प्रदान किया था और दास्ता से मुक्त कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद लाख बख्श की उपाधि, कुरान खां की उपाधि, कुतुब मीनार का निर्माण, कुब्बतुल इस्लाम का निर्माण और फिर ढाई दिन का झोपड़ा, ये तीन प्रमुख इमारतें इसकी थी। इसके विषय में जानकारी है, और चौगान या पोलो खेलते समय इसका, और इसको जो है हसन ए निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को इसने संरक्षण प्रदान किया था विद्वानों को। ठीक है, अब जो दूसरे शासक आते हैं उनका नाम है आराम शाह। इसकी मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसे इल्तुतमिश, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और इसका दास भी था। ठीक है, दास नहीं था, इसका दास नहीं था, वो मोहम्मद गोरी का दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वह दिल्ली पर की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो आप दूसरा सुल्तान आप देख लीजिएगा, आराम शाह, केवल नाम नोट करिएगा, आराम शाह। इसके विषय में आपको कुछ भी जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। 1210। ठीक है, इसके बाद इसको हटाने के बाद कौन मिला? दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश। महत्वपूर्ण, इल्तुतमिश। कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? 1210 से लेकर 1236। ठीक है, देखिए इसके विषय में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की रूपरेखा अपने मस्तिष्क में निर्मित की, लेकिन उसे एक पद, एक व्यक्तित्व, एक शासक, एक शासन व्यवस्था, एक सुदृढ़ता प्रदान करने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। यानी कि दिल्ली पर सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। अभी तक आपने देखा कि लाहौर को राजधानी किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह दिल्ली से शासन नहीं किया, ठीक है, और लाहौर को राजधानी बनाया था। अब दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाया? राजधानी क्या थी? दिल्ली। ठीक है, इसे कहा जाता है सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनने के पूर्व यह बदायूं का इक्तादार था। कहाँ? बदायूं। इक्तादार, इक्तादार आप लोग सोच रहे हो इक्तादार क्या होता है? जैसे कि हमारे इस सल्तनत के प्रारंभ से पहले जो हमारे यहाँ गुप्तोत्तर काल या राजपूत काल में आपको प्रांतीय व्यवस्था, या इसके पहले प्राचीन भारत में जो प्रांतीय व्यवस्था थी, उस प्रांतीय व्यवस्था के स्थान पर यहाँ पर मुस्लिम जो शासन पीरियड शुरू होता है उसमें एक शब्द आता है इक्ता, यानी कि दूरस्थ क्षेत्रों को दिल्ली के केंद्र से जोड़ने के लिए उस दूरस्थ क्षेत्रों को क्या कहा गया? इक्ता कहा गया।
दूरस्थ क्षेत्रों को क्या कहा गया? इक्ता। यानी कि एक प्रशासनिक क्षेत्र रहता था प्रांत के स्थान पर, एक दूसरे आप उसमें समझ लीजिए कि प्रांतों के स्थान पर मुस्लिम काल में उन प्रांतों को क्या कहा जाने लगा? इक्ता कहा जाने लगा। और इक्ता का जो प्रमुख रहता था वो क्या कहलाता था? इक्तादार कहलाता था। तो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र रहते थे वो इक्ता प्रमुख होता था और वो इक्तादार भी प्रमुख होते थे। तो दिल्ली, आप जरा सोचिए, दिल्ली के पास में बदायूं का इक्तादार कौन था उस समय? इल्तुतमिश। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है, आने की संभावना बराबर बनी रहेगी कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व वह कहाँ का इक्तादार था। ठीक है, इसके पहले वह एक कई और जगह, ग्वालियर का भी रहा है, बरन का भी रहा है, लेकिन उसकी जस्ट पूर्व कहाँ का रहा है? यह बदायूं का रहा है। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये जानिएगा। दूसरा क्या है? दिल्ली को उसने राजधानी बनाया। ठीक, अब इसके शासनकाल में क्या हुआ कि यह, पहली बात तो दो इसके प्रमुख विरोधी उभर कर सामने आते हैं। एक विरोधी का नाम है एल्दौज। प्रमुख विरोधी इसके कौन कौन से हैं? प्रमुख विरोधी, इनका नाम क्या है? एल्दौज। और दूसरा नाम है कुबाचा। इनका पूरा नाम नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। एल्दौज को उस समय, कुबाचा क्या था कि मुल्तान और सिंध के आसपास के क्षेत्रों पर इसका अधिकार था। कहाँ पर? मुल्तान प्लस सिंध। ठीक है, और एल्दौज जो था वो गजनी, वहाँ गोरी जो था, ठीक है, वहाँ पर यह अपनी सत्ता, गोर वंश जो गोर लोग थे वहाँ पर यह सत्ता अपनी स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख विरोधी उभर कर सामने आते एल्दौज को इसने क्या किया? 1215 में एक तराइन का युद्ध पुनः हुआ। तराइन का युद्ध, अभी तक आप लोगों ने तराइन के 2 युद्ध सुने होंगे। ठीक है, एक तीसरा युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया? एल्दौज को पराजित किया और मार डाला। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? 1228 में जो दूसरे प्रमुख विरोधी कुबाचा थे, इनको हराया। ठीक है, और इनको हराने के बाद ये क्या किया? सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। अब इसके जो प्रमुख विरोधी ये समाप्त हो गए। आप नाम ध्यान रखिएगा एल्दौज, और दूसरा नाम ध्यान रखिएगा कुबाचा को। एल्दौज को 1215 में तराइन के युद्ध में परास्त किया और 1228 में कुबाचा को परास्त करता है और यह सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। 2 ये विरोधी समाप्त हो जाते हैं। अब विरोधियों के क्रम में एक घटना और आती है। एक घटना ये है कि उत्तर पश्चिम में, ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है, उस समय ख्वारिज्म के शाह, ख्वारिज्म के शाह थे। शाह वहाँ के शासक को कहा जाता था। ख्वारिज्म के शासक को शाह कहा जाता था। उसका नाम था जलालुद्दीन माकबरनी। जलालुद्दीन माकबरनी। ये कौन था? ख्वारिज्म का शाह था, ये अंतिम शाह था। इस पर किसने आक्रमण किया? मंगोलों ने। मंगोल कौन? चंगेज खान। ठीक है, इसने आक्रमण किया। कहाँ पे? ख्वारिज्म के शाह जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, ठीक है, और ये भाग कर शरण कहाँ लेना चाह रहा था? भारत में। इसने इल्तुतमिश से प्रार्थना किया कि आप हमको शरण दे दीजिए, और यह चंगेज खां इसका पीछा करते हुए भारत की सीमा तक पहुंचा था। लेकिन इसने ख्वारिज्म शाह को, जलालुद्दीन माकबरनी को, इसने शरण देने से मना कर दिया
और एक उभरती हुई सल्तनत, ठीक है, एक उभरती हुई सत्ता को इसने मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। तो यह इसकी दूरदर्शिता का परिणाम कहा जाता था, दूरदर्शिता। वरना ये एक शिशु अवस्था में जो साम्राज्य था, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में साम्राज्य था, वो साम्राज्य मंगोलों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता। मंगोल बहुत शक्तिशाली भूमिका में उस समय थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये घटना कब हुई थी? 1221, ठीक है। अब देखिए एक एक क्रम करके आपको बता रहे हैं। 1215 में एल्दौज को समाप्त किया, फिर एक दूसरा जो विरोधी था उसको 1228 में समाप्त किया, सिंधु नदी में कूदकर उसने आत्महत्या किया। और फिर 1221 में एक घटना जो हुई, जो उत्तर पश्चिम से मंगोल आक्रमण से अपने देश को सुरक्षित बचा लिया। इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण यह दूरदर्शिता का कार्य माना जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके शासनकाल में क्या हुआ? इसने कई विजयें की, लेकिन उन विजयों को जानने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसने भटिंडा का विजय किया, फिर उसके बाद ग्वालियर का विजय किया, बंगाल का विजय किया, लेकिन कोई मतलब नहीं, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना वहाँ नहीं बनी। अब इसके बाद इसने क्या किया? इसने एक चालीसा, तुर्क ए चालीसा, अब इसके कार्य क्या थे? तुर्क ए चालीसा, ठीक, या इसको चहलगानी का है, तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी नामक संगठन बनाया, ठीक है। इसमें 40 सरदारों को शामिल किया, 40 सरदारों को शामिल किया, ठीक है। ये सरदार ही पूरे सल्तनत की व्यवस्था के प्रमुख संरक्षक के रूप में सामने आए इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। कौन सा चालीसा था? तुर्क ए चालीसा या तुर्क ए चहलगानी के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। ये क्या हुआ? दूसरी बात, इसने क्या किया? शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, ठीक है। अरबी का सिक्का एक जीतल और दूसरा टंका, ठीक है। जो जीतल था वो चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का, और टंका जो था वो तांबे का सिक्का था, ठीक है। और किसमें? शुद्ध अरबी मापदंडों पर, शुद्ध अरबी मापदंड, ठीक है। कौन सा सिक्का जारी किया? जीतल और टंका। जीतल चांदी का और टंका आपके तांबे का सिक्का था। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखाने की परंपरा इसने शुरू की। सिक्कों पर टकसाल का नाम कहाँ से ये जारी हुआ था? टकसाल का नाम लिखाने की परंपरा इसी के समय में जारी हुआ। और इसने 1231 में ग्वालियर की जब विजय किया, तो उस विजय के उपरांत जो है रजिया का नाम भी इसने सिक्कों पर, अपनी पुत्री रजिया का नाम भी इसने सिक्कों पर अंकित करवाया। यानी कि सिक्कों पर टकसाल और फिर उसके बाद रजिया का नाम लिखाने की मतलब लिखवाया, और टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इसी के शासनकाल में, ठीक है। दो चीज़, एक तुर्क के चहलगानी आप देख लीजिए और दूसरा जीतल और टंका देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसने एक शाही सेना का निर्माण किया। पहले उस समय एक कबीलाई सेना रहा करती थी, और उसने उसके स्थान पर एक शाही सेना का निर्माण करवाया, शाही सेना का निर्माण, ठीक है। उसको हस्म ए कल्ब नाम से जाना जाता है, हस्म ए कल्ब, ठीक है। इसका निर्माण इसने करवाया। अब इल्तुतमिश के समय की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। इसके जो दो प्रमुख दुश्मन कुबाजा और एल्दोज को इसने समाप्त किया। जलालुद्दीन मागवर्नी का पीछा करते हुए जब मंगोल चंगेज खां यहाँ तक पहुंचा था,